वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्या आपको याद है कौन सा सेक्शन गवर्न कर रहा है प्रेफरेंस शेयर्स को? सेक्शन 55। बिल्कुल सही जवाब। और सेक्शन 55 की कितनी गाइडलाइंस हमने सीखी थी जिनका हमें ध्यान रखना होगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए? तीन गाइडलाइंस हमने सीखी थी। वेरी गुड। कौन कौन सी थी तीन गाइडलाइंस? तो फर्स्ट गाइडलाइन, शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप बिफोर रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन के समय हम चेक करेंगे शेयर्स शुड बी फुल्ली पेड अप। सेकेंड गाइडलाइन, रिडेम्पशन कहाँ से होगा? या तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर से या फिर फ्रॉम द रिजर्व्स एंड सरप्लस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। थर्ड गाइडलाइन थी जब भी हम शेयर्स को रिडीम करेंगे उस समय अमाउंट ट्रांसफ़र करना होगा सीआरआर में। कितना अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स इशूड। तो क्या कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है रिडेम्पशन के लिए? कर सकती है, लेकिन सीआरआर बनाते समय आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या आप इन्वेस्टमेंट सेल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जब हम सीआरआर बनाएंगे तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 55 की गाइडलाइंस हमने सीखी थी। थोड़ा सा और देखते हैं सेक्शन 55 को। आपकी बुक के अंदर आएंगे। एक डाउट आ रहा है आपकी तरफ से कि क्या राइट इशू प्राइवेट कंपनी कर सकती है या नहीं? हाँ जी, कर सकती है, लेकिन जो कुछ भी करेगी वो प्राइवेटली करेगी। तो प्राइवेटली उसके जो शेयर होल्डर्स होंगे उनके साथ वो कर सकती हैं, करना चाहे तो। लेकिन जो राइट इशू का कॉन्सेप्ट है वो है शेयर होल्डिंग का डाइल्यूशन। तो it is more appropriate for a public company rather than a private company. Provisions relating to issue and redemption of preference shares is governed by section 55. No company limited by shares shall issue any preference shares which are irredeemable. तो हमने सीख लिया था सारे शेयर्स रिडीमेबल होंगे, ऑल प्रेफरेंस शेयर्स, with maximum period of redemption being 20 years. A company limited by shares, if so authorized by its articles, issue preference shares which are liable to be redeemed within a period not exceeding 20 years. Maximum redemption is 20 years. Provided that a company may issue shares for a period exceeding 20 years for infrastructure projects. ये एक एक्सेप्शन है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कर रहे हैं तो वहाँ पर शेयर्स का टाइम पीरियड 20 इयर्स से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसमें हमें कंपनीज एक्ट की बाकी गाइडलाइंस देखनी पड़ेंगी। हमारे अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी रेलेवेंट नहीं है ये एक्सेप्शन। फिर हम आगे आए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट
No such shares shall be redeemed except out of the profits of the company which would otherwise be available for dividend or out of the proceeds of a fresh issue of shares made for the purpose of such redemption. ये बात हमने सीख ली है. Redemption कैसे होगा? Either out of fresh issue or out of reserves or a combination of both. Second, no such shares shall be redeemed unless they are fully paid. तो ये हमें पता है शेयर्स को रिडीम करने से पहले they must be fully paid. Where such shares are proposed to be redeemed out of the profits, there shall out of such profits be transferred a sum equal to nominal amount of shares be redeemed to a reserve to be called the CRR. तो देखो लॉ की लैंग्वेज जब आती है तो ऐसे आती है. हमने कहा CRR में कितना पैसा जाएगा? फेस वैल्यू ऑफ preference shares redeemed minus face value of new shares issued. अच्छा, अगर हम कहें नए शेयर्स इशू हुए ही नहीं, नए शेयर्स इशू हुए ही नहीं, तो क्या मैं कह सकती हूँ CRR में जो अमाउंट जाएगा दैट इज फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड. अगर हमने नए शेयर्स इशू किए ही नहीं तो फिर CRR में कितना जाएगा? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड. वो ही यहाँ पर लिखा हुआ है. अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हो आउट ऑफ प्रॉफिट्स यानी कि देयर इज़ नो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, तो आप क्या करोगे CRR के अंदर? अ सम इक्वल टू नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड. नॉमिनल अमाउंट का मतलब फेस वैल्यू. फिर आगे आते हैं पॉइंट नंबर D. पॉइंट नंबर D देखिए. इन केस ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज as may be prescribed and whose financial statement comply with the accounting standards prescribed for such class of companies under section 133, the premium, if any, payable on redemption shall be provided for out of the profits of the company before the shares are redeemed. Previous company law provided the use of securities premium account for this purpose, now not allowed. उसके बाद D part, fourth point, capital redemption reserve account may be applied by the company in paying up unissued shares of the company to be issued to the members as fully paid bonus shares. ये तो हमने सीख लिया था. CRR से सिर्फ क्या हो सकता है आगे? फुली पेड बोनस शेयर्स इशू हो सकते हैं. फिर हम ये वाला जो ब्रैकेट है ये देख रहे हैं, ये इसी से कनेक्ट कर रहा है पॉइंट D के साथ. The Board of Studies of ICAI has solved all the questions on the basis that the companies referred in the question is governed by section 133
ये बात हमारे ICAI मॉड्यूल में लिखी हुई है। अकॉर्डिंगली द बैलेंस इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हैज़ not been utilized for the purpose of premium payable on redemption of preference shares. अब देखिए, हम अगर बात करें काइंड्स ऑफ कंपनीज की, काइंड्स ऑफ कंपनीज आप लॉ में पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत टाइप की कंपनीज हैं। ठीक है, तो आपने कौन कौन सी पढ़ी हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज? OPC आपने पढ़ा है, 1 पर्सन कंपनी, और पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड कंपनी। ये हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज हैं। यहाँ पर हम एक नई कैटेगरी लेकर के आए। यहाँ पर सेक्शन 55 कह रहा है सेक्शन 133 कंपनी, यानी कि दूसरी कैटेगरी हो जाएगी जो सेक्शन 133 कंपनी नहीं है। तो जो हमने पहले पढ़ा है पब्लिक प्राइवेट, होल्डिंग सब्सिडरी, लिस्टेड अनलिस्टेड, यहाँ वो कोई बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रही है वो सेक्शन 133 कंपनी है या सेक्शन 133 कंपनी नहीं है। अगर वो सेक्शन 133 कंपनी है और प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रही है प्रीमियम पर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो पहले आप मुझे ये बताओ ये अकाउंट जर्नल एंट्री में कब कब आता है? ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। इस अकाउंट से रिलेटेड 2 जर्नल एंट्री बन रही थी। कौन कौन सी एंट्री में ये अकाउंट आ रहा था? वेरी गुड। सबसे पहले जब हम अमाउंट कर रहे थे ड्यू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो हम क्या कर रहे थे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यहाँ पर हमने ड्यू किया। आगे जा कर के हमने क्या किया था इस अकाउंट के साथ? नेक्स्ट एंट्री हमने कौन सी बनाई थी? वेरी गुड, P&L से हमने इसे राइट ऑफ किया था। तो हमने एंट्री बनाई थी P&L टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बात यहाँ पर ये उठ रही है कि जब हम इस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ करेंगे, जब हम इसे बुक्स में से हटाएंगे, तो क्या हम P&L की जगह सिक्योरिटीज़ प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं या नहीं? इस एंट्री पर हम फोकस कर रहे हैं। ये जो पॉइंट नंबर D आ रहा है ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है? ये कह रहा है जब आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ करते हो तो P&L तो यूज़ कर ही सकते हो, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज़ कर सकते हो? तो सेक्शन 55 कह रहा है अगर आप
सेक्शन 133 कंपनी हो तो फिर आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को यूज़ नहीं कर सकते फॉर पेइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन अगर आप सेक्शन 133 कंपनी नहीं हो तो फिर आप ये एंट्री बना सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हमने कहा भाई ये सेक्शन 133 कंपनी क्या है क्या ये सेक्शन 133 कंपनी? तो हम सेक्शन 133 के पास गए कि भाई आपके सेक्शन में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। सेक्शन 133 ने कहा जो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं वो आती हैं मेरे सेक्शन के अंदर। यानी कि जिस कंपनी को फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है वो है सेक्शन 133 कंपनी। मतलब हमने कहा हमें तो लगता था सारी कंपनीज को एएस फॉलो करने होते हैं, तो सारी कंपनीज को एएस फॉलो नहीं करने होते। सेक्शन 133 ने कहा नहीं, देखो जिन कंपनीज को एएस फॉलो करने होते हैं वो है सेक्शन 133 कंपनी। तो जो कंपनीज एएस फॉलो नहीं करती वो है नॉन सेक्शन 133 कंपनी। तो हमने कहा हम इतनी मेहनत से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, सीए फाइनल में भी पूरे हम एएस पढ़ेंगे और कंपनी को फॉलो ही नहीं करना। सेक्शन 133 ने कहा देखो नॉर्मली सब कंपनीज को एएस फॉलो करना है, नॉन सेक्शन 133 कंपनी बहुत ही छोटी कंपनीज होती हैं, स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनीज मतलब जिसका एनुअल टर्नओवर 10 लाख से कम है, उसको हमने बोला सेक्शन 133 कंपनी। तो आप भी कहोगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि अच्छा पूरे साल में इसका टर्नओवर ही 10 लाख नहीं है तो छोड़ो इससे क्या तो एएस फॉलो करवाएंगे, रहने दो। तो सेक्शन 133 कंपनी इज़ एनी कंपनी हु इज़ रिक्वायर्ड टू फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI। और अब ICAI ने क्या कहा कि हम जब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप प्रिज्यूम कर लीजिए। क्या प्रिज्यूम कर लीजिए? एवरी कंपनी इन योर क्वेश्चन इज अ सेक्शन 133 कंपनी। लॉजिकल सी बात है, हम यही प्रिज्यूम करेंगे। हम कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसे एएस फॉलो करना है। तो अगर हम मान के चल रहे हैं कि एवरी कंपनी इन आर क्वेश्चन इज अ सेक्शन 133 कंपनी, तो इसका रेलेवेंस क्या है? इसका मतलब प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसको आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट से नहीं निकाल सकते। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए सिर्फ क्या यूज़ करोगे? P&L। नॉन सेक्शन 133 कंपनी यूज़ कर सकती है चाहे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम चाहे P&L। तो ये जो हमारा क्लॉज आया, अब देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। अब ये जो हमने क्लॉज पढ़ा इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम क्वेश्चन के अंदर।
देखिए इलस्ट्रेशन 2 एक बार पढ़िए। इलस्ट्रेशन 2 में सबसे पहले तो देखें हम रिडेम्पशन पे पैसा कितना चाहिए, मनी रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन। बताइए कितना पैसा चाहिए हमें फॉर रिडेम्पशन। 10,000 10% redeemable preference shares of ₹100 each fully paid up. Company decided to redeem them by issue of equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share. तो भाई हमें रिडेम्पशन पर चाहिए 10 लाख रुपए। ठीक है, हमें रिडेम्पशन पर चाहिए 10 लाख रुपए। एक शेयर हम इशू करेंगे 10 रुपये पर, मतलब 10 रुपये की फेस वैल्यू, इशू प्राइस रहेगा 12 रुपये। हम ये रिडेम्पशन करेंगे इशू ऑफ शेयर्स से। क्या हमारे पास कोई यहाँ पर रिजर्व्स हैं? नहीं है, यानी कि नील। क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, मतलब हमारे पास रिजर्व्स हैं ही नहीं। हमें सारा पैसा किससे लेना पड़ेगा? शेयर्स से। शेयर्स की फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस 12। मुझे चेक करनी है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स चेक करने हैं, तो 10 लाख अपॉन में 12 करके निकालें नंबर ऑफ शेयर्स कि 10 लाख रुपए चाहिए और एक शेयर से हमें मिलेंगे 12 रुपये। 10 लाख अपॉन में 12 करें या 10 लाख अपॉन में 10 करें? नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हम इशू करें। तो देखो अगर हम करते हैं 10 लाख अपॉन में 10, तो हमने कहा भाई 1 लाख शेयर्स। वन लाख शेयर्स। अगर हम इशू करते हैं 1 लाख शेयर्स, अगर हम इशू करते हैं 1 लाख शेयर्स, तो बैंक में कितना पैसा आएगा? 1 लाख शेयर्स इंटू में इशू प्राइस 12 रुपये, बैंक में आएंगे 12 लाख। 10 लाख टूवर्ड्स फेस वैल्यू, 2 लाख टूवर्ड्स प्रीमियम। अच्छा अगर हम करें 10 लाख अपॉन में 12, देखो कितने शेयर्स आते हैं? 83334। अगर हम 83334 शेयर्स इशू करते हैं, तो बैंक में 83334 इंटू 12, ये आ गया 10 लाख। 10 लाख हमें चाहिए, इसमें से टूवर्ड्स फेस वैल्यू, टूवर्ड्स प्रीमियम, टूवर्ड्स फेस वैल्यू 83334 इंटू में 10, टूवर्ड्स प्रीमियम 8334 इंटू में 2। तो अगर इतने शेयर इशू करें तो हमें फेस वैल्यू मिलेगी 833340, बाकी पैसा है प्रीमियम का। तो क्या मैं ये प्रीमियम का पैसा यूज़ कर सकती हूँ रिडेम्पशन के लिए? क्या ये प्रीमियम का पैसा हम रिडेम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं।
रिडेम्पशन के लिए तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते। आगे क्लॉज डी हमने इस बात पे पढ़ा है कि प्रीमियम के लिए यूज़ कर सकते हो या नहीं, प्रीमियम के लिए भी नहीं कर सकते। तो क्योंकि मैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा रिडेम्पशन के लिए यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हम कितने शेयर्स इशू करेंगे? हम इशू करेंगे 1 लाख शेयर्स। अगर हम पहले कुछ पुराना देखें, आपके 12th क्लास में अगर हम ऐसे नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालते थे तो वहाँ पर आपको सिखाया होगा ऑलवेज डिवाइड बाय इशू प्राइस। हमेशा इशू प्राइस से डिवाइड करो, फिर निकालो नंबर ऑफ़ शेयर्स। और हम ये बात सीखते हैं कि यहाँ कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं होता, जो सिचुएशन है उसमें लॉजिकली देखना पड़ेगा। तो क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को यूज़ नहीं कर सकते फॉर रिडेम्पशन, तो कोई भी कंपनी यूज़ नहीं कर सकती। एंड फॉर प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन सेक्शन 133 कंपनी यूज़ नहीं कर सकती। हम क्या मान रहे हैं? एवरी कंपनी फॉर अस इज़ अ सेक्शन 133 कंपनी। तो यानी कि हम सीधा सीधा ये मान लें, सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को हम यूज़ नहीं कर सकते, ना रिडेम्पशन की पार वैल्यू के लिए, ना रिडेम्पशन के प्रीमियम के लिए। तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने रहेंगे? 1 लाख शेयर्स। तो ये पोर्शन हमने लिखा है, इसको आप रजिस्टर में लिख के क्रॉस कर दो। बाद में कभी डाउट आए कि यार हमने अपॉन में 12 क्यों नहीं करा, तो आपको क्लियर हो जाएगा हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि हम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज़ नहीं कर सकते। तो हम शेयर्स कितने इशू करेंगे यहाँ पर? 1 लाख। अब एक बार शेयर्स क्लियर हो गए, 1 लाख इशू करेंगे। अब जर्नल एंट्री बनानी है, अब आप आराम से बना लो और ये नोट डाउन कर लो और अच्छे से समझ लो, यहाँ पर अपॉन 12 हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? करके देख लो। हमने करके देख लिया, 83334 शेयर्स आएंगे। अगर इतने शेयर्स इशू करेंगे तो रिडेम्पशन का पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। तो रिडेम्पशन का पूरा पैसा शेयर्स से लेना है क्योंकि रिजर्व्स हमारे पास है नहीं। तो कितने शेयर्स इशू हो जाएंगे? 1 लाख शेयर्स।
तो देखिए चेक करें, फिर हम जर्नल एंट्रीज़ के अमाउंट देखते हैं। तो सबसे पहले हमने शेयर इशू कर दिए, तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो बताओ कितना कितना अमाउंट आ जाएगा जर्नल एंट्री में? यस, वेरी गुड। 12 लाख, 10 लाख एंड 2 लाख। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 12 लाख, नहीं 10 लाख पार पे रिडीम हो रहे हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक 10 लाख। जर्नल एंट्रीज एकदम आसान थी, इसमें हमारा फोकस वही था टू कैलकुलेट करेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स। अब इलस्ट्रेशन 2 के बाद फिर आइए इलस्ट्रेशन 8 पर। इलस्ट्रेशन 8 पहले आराम से पढ़िए और सबसे पहले कैलकुलेट कीजिएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमें इशू करने पड़ेंगे फॉर रिडेम्पशन। तो इलस्ट्रेशन 8 आराम से देखिए और पहले कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन कह रहा है हम पहले रिजर्व्स यूटिलाइज करेंगे, बचा हुआ अमाउंट हम शेयर्स से कलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर एक लाइन आ रही है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इसका पूरा अमाउंट है 10,000। इसमें से कह रहे हैं 5,000 नॉट फ्री एज डिविडेंड, नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। इस पूरी लाइन को लिखने का सिर्फ एक ही पर्पस है, वो आपसे कह रहे हैं 5,000 नॉट फ्री है, टोटल रिजर्व 10,000 का है। इसका मतलब इसमें से 5,000 रिजर्व ये कैसा हो जाता है, फ्री। तो यानी कि हम IAR में से 5,000 यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। शीतल का आंसर आ गया है, शीतल के अकॉर्डिंग 2,500 शेयर्स। तो चलो चेक करते हैं, कई बच्चों ने निकाल लिया है नंबर ऑफ शेयर्स। देखो मनी रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन
रिडेम्पशन हमारी हो रही है 10% प्रीमियम पर। हमारे पास है 1008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो 1000 इंटू में 100, ये तो है फेस वैल्यू, प्लस हमें चाहिए प्रीमियम, यानी कि 1000 इंटू में 100 इंटू में 8%। इतना पैसा हमें चाहिए फॉर रिडेम्पशन। 1000 शेयर्स इंटू 100 फेस वैल्यू प्लस 8% प्रीमियम। 8% प्रीमियम, अच्छा प्रीमियम तो 10% है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड रेट है 8%। तो इतना पैसा हमें चाहिए फॉर रिडेम्पशन। अब हम देखें हमारे पास रिजर्व्स कितने कितने हैं, तो माइनस करते चलते हैं हम रिजर्व्स। सबसे पहले जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में क्वेश्चन कह रहा है आपको 20,000 रुपये रखने हैं, रिजर्व है 80,000 का, तो कितना यूज़ करेंगे? 60,000। जनरल रिजर्व यूज़ करेंगे 60,000। फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000 यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L। P&L का बैलेंस गिवन है 20,000। अब देखना ध्यान से, P&L का बैलेंस है 20,000, रिडेम्पशन हो रही है प्रीमियम पर, और प्रीमियम मैं शेयर्स पे कलेक्ट नहीं कर सकती। अगर शेयर्स पार पर इशू हो रहे हैं प्रीमियम मिलेगा ही नहीं, और अगर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो मैं प्रीमियम यूज़ नहीं कर सकती। इसलिए क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 20,000, पहले यहाँ से जितना पैसा प्रीमियम पे चाहिए वो पहले हटा दो। प्रीमियम पर कितना चाहिए हमें? 1000 इंटू में 100 इंटू में 10%। रिडेम्पशन प्रीमियम 10,000 है, वो यहाँ से हटा दो, क्योंकि वो हमें कहाँ से राइट ऑफ करना है? P&L से करना है। तो 20,000 का बैलेंस आ रहा है, माइनस कर दिया हमने 10। ये हमें सबसे पहले माइनस करना है। तो अब हमने कहा भाई P&L कितना यूज़ कर लेंगे? 10,000। और कोई रिज़र्व है? और कोई रिज़र्व हमारे पास नहीं है, यानी कि टोटल मैं यूज़ कर सकती हूँ 75,000। अब जो 75,000 मुझे माइनस करना है, अब ये मैं 1,00,000 में से माइनस करूँ, 1,00,000 माइनस 75, या 1,10,000 माइनस 75, किस में से माइनस करना है? ये अब माइनस करना है 1,00,000 में से। क्यों? क्या कारण आ रहा है? हमने प्रीमियम तो अलग से निकाल ही दिया P&L से, तो प्रीमियम की बात तो अलग हो गई। अब प्रीमियम मैंने निकाल दिया P&L से, तो हम तो बाकी वैल्यू की बात करेंगे। तो 1,00,000 में से 75,000 का तो रिज़र्व है, हमें चाहिए 25,000 रुपये। अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम शेयर्स, शेयर से हमें चाहिए 25,000। एक शेयर का इशू प्राइस है 10 रुपये।
शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार। 10 रुपये पर हम इशू करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स ये आ गए 2500। तो 2500 शेयर्स हम लोग इशू करेंगे। अब एक बार शेयर्स डिसाइड हो गए, अब बनानी है सारी की सारी जर्नल एंट्रीज। अब आराम से बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। शेयर्स की कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो आप पहले वो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो जर्नल एंट्रीज बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जहाँ पर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं वहाँ सबसे पहले शेयर इशू की एंट्री बनाते हैं। तो वैसे आपको सोल्यूशन में बनाकर भी दी हुई हैं। अब लेकिन हमारा पर्पस ये है कि अब हम याद करने लग जाएं कि जर्नल एंट्री कौन कौन सी बननी है। ऐसा ना हो हमारा सोल्यूशन करते समय कोई एंट्री हमसे छूट जाए। कोई एंट्री छूट गई तो बेकार में नंबर कट जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है कि सारी एंट्रीज हम बना दें। तो पहले तो शेयर इशू की एंट्री करते हैं, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ₹2500 shares at a rate of ₹10। शेयर इशू कर दिए, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा ड्यू कर देते हैं। तो देखो, अगर शेयर्स इशू करने हैं तो पहले शेयर्स इशू कर दो, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अमाउंट ड्यू कर दो, फिर सेक्शन 55 चेक कर लो शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं या नहीं। तो शेयर्स हमारे फुल्ली पेड अप हैं। फिर पैसा ट्रांसफ़र होना है CRR में, वो कर देते हैं। मनी ट्रांसफ़र करते हैं CRR में। देखिए कितनी मनी ट्रांसफ़र होगी। $75,000। वेरी गुड। कैसे निकालेंगे? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड 1 लाख माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स इशूड 250, सॉरी 25,000। तो 1 लाख में से 25,000 गए, 75,000 टू बी ट्रांसफर्ड टू CRR। कहाँ से निकालेंगे? जैसे हमने अभी रिजर्व्स को यूज़ किया था। तो रिज़र्व को यूज़ करने का क्या मतलब है कि वो पैसा जाएगा CRR में। तो सारे अमाउंट्स हमने कैलकुलेट कर रखे हैं। जनरल रिज़र्व $60,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिज़र्व 5,000
and P&L. $10,000. फिर उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट आ रहा है, इसको राइट ऑफ कर देते हैं. अब हमने सारे काम कर दिए, सेक्शन 55 पूरा कंप्लाई कर दिया. अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देते हैं लास्ट में. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक. क्वेश्चन ने आपसे बैलेंस शीट भी पूछी है. बैलेंस शीट आपके सामने बनी हुई है, देख लीजिए. जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट है, इन्हीं के बेसिस पर बनेगी बैलेंस शीट. तो एक बार आराम से बैलेंस शीट देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. तो इलस्ट्रेशन 8 कंप्लीट करके फिर आप लोग कीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 9. अब इलस्ट्रेशन 9 पूरी इलस्ट्रेशन आप अपने आप कीजिए सॉल्व. सॉल्यूशन गिवन है, लेकिन इलस्ट्रेशन 9 आप रजिस्टर में कीजिए. सारी एंट्रीज भी लिखेंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे.
क्वेश्चन 2 पेजेस में है, तो आपको बारी बारी टर्न ना करना पड़े, तो मैंने एक पेज वाला सामने स्क्रीन पे ओपन कर दिया है, तो बारी बारी टर्न नहीं करना पड़ेगा। आपके पास सामने स्क्रीन पर भी है और बैलेंस दूसरे पेज पर है ही, आराम से पढ़ के सॉल्व कर लीजिए। अगर कोई डाउट आएगा तो आप साथ साथ ही पूछ सकते हो डाउट। अगर जर्नल एंट्रीज आपने कंप्लीट कर ली हो तो फिर आप बैलेंस शीट भी बनाइएगा। क्वेश्चन लिखा है मेक बैलेंस शीट विथ कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एज एट 31 दिसंबर 19। तो बैलेंस शीट बनानी है और दोनों दिन के अमाउंट दिखाने हैं। तो अगर जर्नल कंप्लीट हो गया हो तो आप बैलेंस शीट ट्राई कीजिए।
शीतल, आप कह रहे हो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का अमाउंट नहीं आ रहा। देखें बैलेंस शीट। देखो शेयर कैपिटल जो 31 दिसंबर 19 को है वो तो हमें गिवन ही है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स ये तो हमें गिवन है। अब हम बात करें 31 मार्च 20 की, तो प्रेफरेंस शेयर तो ख़त्म हो गया, वो तो है ही नहीं। इक्विटी शेयर्स पहले जितने थे वो तो है ही, और इस साल हमने 50,000 और इशू किए थे। बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू आएगी? कॉल्ड अप, तो 50 एट 45। तो ये हमारे दोनों रिस्पेक्टिव शेयर कैपिटल आ गए। दो ही चीज़ें बैलेंस शीट में दिखाई हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। क्योंकि इसके अलावा जैसे बैंक भी है, बट बैंक का हमारे पास प्रीवियस डेट का कोई बैलेंस नहीं है तो उसको हमने छोड़ दिया। तो सिर्फ दो ही चीज़ें दिखाएंगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। पूरी बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। तो सबसे पहले शीतल ने कंप्लीट किया है, शीतल ने डन कर दिया है, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स आराम से करें, हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से कीजिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ने हमें एक पॉइंट ये दिया कि हमने शेयर्स को रिडीम करने के लिए नए शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन हमने उनका सारा पैसा नहीं मंगवाया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जिस दिन शेयर्स रिडीम कर रहे हैं तब तक जितना पैसा मंगवा लिया है वो यूज़ कर लेंगे। तो 31 मार्च प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन की डेट तक हमने 45 रुपीज़ ही मंगवाए हैं। वैसे तो 55 है, लेकिन प्रीमियम तो हमने छोड़ दिया, तो 45 रुपीज़ जो मंगवाए हैं वो हम रिडेम्पशन पे यूज़ कर लेंगे। तो CRR का जब अमाउंट निकालेंगे तो टोटल फेस वैल्यू में से माइनस करेंगे सिर्फ हम कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स। बैलेंस सारा हम लोग रिजर्व से यूटिलाइज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट वाइज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। अब देखते हैं पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। तो जिनका कंप्लीट हो गया है ये क्वेश्चन वो आगे बढ़ जाएं। जुलाई 21 क्वेश्चन नंबर 5।
12 नंबर का सवाल आया है पेपर के अंदर और क्या बनाना है हमें, जर्नल एंट्रीज और साथ ही साथ बैलेंस शीट। तो फिलहाल मैं कोई मदद नहीं कर रही, पेपर का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ो और जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनाओ। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के साथ नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। प्रीवियस क्वेश्चन में अगर किसी का कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ लीजिए। मैम कौन कौन से रिज़र्व हम यूज़ कर सकते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व के लिए? तो हम सीआरआर में ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्री रिज़र्व्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जनरल रिज़र्व, पी&एल। इसके अलावा क्वेश्चन जो भी रिज़र्व बोल दे, अगर उसका कोई भी अमाउंट फ्री है तो हम उसको यूज़ करेंगे सीआरआर क्रिएट करने के लिए। अब जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जनरल रिज़र्व यूज़ कर सकते हैं, पी&एल यूज़ कर सकते हैं बस। आईएआर के लिए क्वेश्चन ने लिख दिया नॉट फ्री, और कुछ ना लिखा होता तो भी हम इसको नॉट फ्री मानते। फ्री के लिए क्वेश्चन बोलेगा फ्री, तब हम यूज़ करेंगे जैसे इलस्ट्रेशन 9 में लिखा था। तो अगर नॉट फ्री है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और ऐसा कीजिएगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट करके पहले एक बार नंबर ऑफ़ शेयर्स का आंसर बता दीजिए। पहले हम वो चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स, क्योंकि अगर वही गलत हुआ तो आगे क्वेश्चन काफ़ी गलतियाँ हो जाएंगी क्वेश्चन में। तो एक बार नंबर ऑफ़ शेयर्स हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जब आप आंसर निकाल लो तो आप बताना
आपके हिसाब से कितने शेयर्स इशू करेंगे? तो आयुष ने आंसर दिया है 8000 शेयर्स। और आयुष आप ये भी बताइए आपने निकाला कैसे, कैसे कैलकुलेट किया है? तो आयुष ने कैलकुलेशन किया है 2000 इंटू में 100, इतना पैसा हमें चाहिए, माइनस जनरल रिजर्व 80,000, फिर माइनस किया P&L 40, और फिर ये आया आपका अमाउंट, आप बता रहे हो 80,000, और नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आपने किया 80,000 अपॉन में 10। देखिए एक आंसर हमारे पास है 8000 शेयर्स, जितने आंसर आ रहे हैं सब अलग अलग आ रहे हैं। तो शीतल और सुजल, आप अपने आंसर का कैलकुलेशन भी बताइए आपने कैसे किया। तो अभी दोनों में से किसी ने नहीं बताया कैलकुलेशन, तो जो भी आप शेयर्स निकाल रहे हो साथ में कैलकुलेशन भी बताओ। हाँ आयुष आप अपना आंसर बताओ, मैंने अभी ये नहीं कहा कि ये आंसर सही है, तो आप पहले आराम से अपना आंसर निकालो। तो शीतल का आंसर है 8450 शेयर्स, 2000 इंटू 100 माइनस जनरल रिजर्व 80,000, सेम कैलकुलेशन है पहले वाली, फिर माइनस P&L आप कह रहे हो 35,500, 60,000 माइनस 20,000 और माइनस 4,500, $84,500, नंबर ऑफ शेयर्स 8450। तो देखो जो जो कैलकुलेशन हो रही है आपके सामने मैं लिख रही हूँ, आपको मदद मिलेगी सही अमाउंट तक पहुँचने में। ये दो डिफरेंट आंसर हैं, यहाँ पे डिफरेंस किस बात का आया है, P&L के अमाउंट का। एक जगह 40,000 यूज़ किया है, एक जगह 35,500। तीसरा आंसर भी आ गया है मेरे पास। तीसरा आंसर है 3950 शेयर्स। ये आपने निकाला, आपने कहा अमाउंट चाहिए 2000 इंटू में 120, 2000 इंटू में रिडेम्पशन हमारा हो रहा है 10% प्रीमियम पर, 2000 इंटू 1110। अमाउंट रिक्वायर्ड माइनस आपने किया GR80, माइनस आपने किया P&L पूरा का पूरा 60,000, माइनस आपने किया 4500 इंटू में 9,
3 आंसर्स हमारे सामने हैं और देखिए। चौथा आंसर आ रहा है 8450 शेयर्स, सेम कैलकुलेशन। ओके, तो देखिए करेक्ट आंसर देखें हम। देखो पहले ए और बी में चेक करें। जनरल रिजर्व हमें कितना मिलेगा, 80,000, बिल्कुल 1,20,000 माइनस 40,000। पी एंड एल हमें कितना मिलेगा, 60,000 टोटल, उसमें से 20,000 हटाना पड़ेगा हमें प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन। इसको हमें अलग से हटाना है। सिर्फ हम तब इसे अलग से नहीं हटाते अगर हमारे पास रिजर्व होता ही नहीं। जैसे हमने देखा था इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, रिजर्व था ही नहीं तब हमने नहीं हटाया। रिजर्व है तो हमें हमेशा प्रीमियम अलग से हटाना है। तो 60,000 माइनस 20,000, लेकिन पी एंड एल 40,000 नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमने जो इन्वेस्टमेंट सेल करी है कितने पर सेल हो रही हैं, 4500 इंटू में 9 पर। 4500 इंटू में 9, 40,500 पर सेल हो रही हैं और इन्वेस्टमेंट है 45,000 की। तो 4500 का लॉस है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और आप सब अच्छे से जानते हैं ये लॉस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पी एंड एल इतना है ही नहीं, पी एंड एल इतना है हमारे पास 60 माइनस 20 माइनस 45। तो इसलिए 8,000 शेयर्स ये नहीं आएगा, ये आंसर हमारा कट गया, क्योंकि पी एंड एल में अवेलेबल बैलेंस कितना रहेगा, 35,500। अब हम सी वाले आंसर को देखें, जिन्होंने भी ये आंसर निकाला। देखो सबसे पहली मिस्टेक यहाँ पर है, अच्छा हुआ अभी कर दी, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अब ये मिस्टेक पेपर में नहीं होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना है, 2000 इंटू में 100। रीज़न, प्रीमियम हटाएंगे हम अलग से। तो 2000 इंटू में 100 आएगा, माइनस पी एंड एल का अमाउंट बदल जाएगा 35,500। और ये जो इन्वेस्टमेंट सेल हुई, जब हम निकाल रहे हैं कि रिज़र्व में जितना है उसके अलावा हम शेयर से लेंगे। तो जो हमने क्लास की स्टार्टिंग में बात की थी, क्या कंपनी डिबेंचर्स बेस इशू कर सकती है? कंपनीज एक्ट ने कहा कर लो, हम बेनिफिट नहीं देंगे। क्या आप इन्वेस्टमेंट सेल कर सकते हो? कर लो, हम बेनिफिट नहीं देंगे। इसका मतलब हम जब अमाउंट निकालेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं करने देंगे आपको। तो यहाँ पर फिर क्या रहा, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 8450 प्लस यहाँ पर एक चीज़ और भी आती है। क्वेश्चन ने जब कहा कंपनी ऑल्सो सोल्ड इन्वेस्टमेंट, तो इसके साथ ये नहीं कहा फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर क्वेश्चन ये कहता फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो फिर हम माइनस करते, जैसे हमने लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन के अंदर किया था। पर यहाँ पर क्योंकि सिर्फ इतना लिखा इन्वेस्टमेंट सेल हुई है, इसलिए हम यहाँ से वो कैश माइनस नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज 8450 शेयर्स। तो हम जो आगे जर्नल एंट्री बनाएंगे 8450 शेयर्स के साथ। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का यूज़ कब करते हैं? तब करते हैं अगर क्वेश्चन बोलता है इट इज़ फ्री।
अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन बोलेगा नॉट फ्री हम यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ हम कब यूज़ करेंगे, जब क्वेश्चन बोलेगा इट इज़ फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज हम यूज़ नहीं करेंगे। तो देखो आराम से 8450 शेयर्स। तो आपने कहा हमने जो इन्वेस्टमेंट सेल करी है उस पर जो लॉस है, क्या वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिज़र्व से हमें एडजस्ट करना है? वो तभी होगा अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। अगर क्वेश्चन हमें कुछ नहीं बोलेगा तो P&L से लॉस जाएगा, यानी कि किसी भी रिज़र्व के अंदर हम खुद से कोई अमाउंट एडजस्ट नहीं करेंगे, ना प्लस ना माइनस, जितने भी हमारे रिस्ट्रिक्टेड रिज़र्व हैं। तो इन्वेस्टमेंट का लॉस IAR से निकालेंगे तब अगर क्वेश्चन कहेगा। क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो हम उसको हटाएंगे P&L अकाउंट से। ठीक है, अब आप कंप्लीट कर लो जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट। तो शीतल ने डन कर दिया है। तो शीतल ठीक है, आप अपना आंसर एक बार चेक कर लो। देखिए प्लीज़ जर्नल एंट्रीज एक बार मिला लीजिएगा, नरेशन भी देख लीजिएगा। तो अगर जर्नल एंट्रीज आपकी कंप्लीट हैं, उम्मीद है अब तक हो गई होंगी, तो बैलेंस शीट पे जाने से पहले एक बार जर्नल एंट्रीज चेक कर लीजिएगा। तो टोटल इस क्वेश्चन में कितनी जर्नल एंट्रीज आपने बनाई? भारती कह रही है 5 जर्नल एंट्री, 6 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 6 जर्नल एंट्री हमारी बनेगी। देखो 2 तो हो गई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अमाउंट ड्यू करना और पे करना, फिर इक्विटी शेयर्स इशू करने की एंट्री, फिर इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री, उसके बाद CRR में ट्रांसफ़र करना और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट को राइट ऑफ करना। तो 6 एंट्रीज़ हमारे यहाँ पर बनेंगी।
देखिए एक बार जर्नल एंट्रीज चेक कर लीजिएगा, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। ओके, सबने डन कर दिया है जर्नल एंट्रीज। आराम से बैलेंस शीट मिला लीजिए, चेक कर लीजिए। और जिनका कंप्लीट हो जाए तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। विदाउट ब्रेक कर लें या ब्रेक चाहिए या बिना ब्रेक के कर लें? एक क्वेश्चन और करेंगे बस आज। विदाउट ब्रेक कर लेते हैं। तो जिनका ये कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम करेंगे नवंबर 20 में आया हुआ क्वेश्चन। नवंबर 20 क्वेश्चन नंबर 5। नवंबर 20 क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। हाँ जी, क्या कोई कर रहा है ये क्वेश्चन या सभी का कंप्लीट हो गया है?
जब आप जर्नल एंट्रीज़ बना लें चेक कर लीजिएगा 10 जर्नल एंट्रीज़ यहाँ पर बनेंगी। नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ निकालने ही नहीं है, नंबर ऑफ़ शेयर्स गिवन है, तो इसलिए यहाँ पर कोई गलती का ज़्यादा चांस है नहीं, तो सीधा जर्नल एंट्रीज़ ही बनानी है। भारती ने लिखा है डन। इसमें मैम नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाएंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाए थे। ये हमारे नोट्स टू अकाउंट्स चल रहे हैं, तो जितने आपके शेयर्स हैं वो लिख दो और जितने रिज़र्व हैं वो लिख दो। जैसे हम यहाँ पर देखें तो पहले 6 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, फिर आपने 150 और इशू किए हैं, तो बस उस तरीके से हमें लिखना है। इससे भी बेटर जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 9 में हमने बनाया है बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। और जर्नल एंट्रीज़ बनाने के बाद चेक कर लेना 10 जर्नल एंट्रीज़ बननी चाहिए। बैलेंस शीट में क्या आपको कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स भी दिखानी है? तो देखिए क्वेश्चन ने आपसे नहीं मांगा है, तो मर्ज़ी है, चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स दिखाओ या मत दिखाओ, सिर्फ बैलेंस शीट बना दो एज ऑन 31 मार्च 20। अब बताओ हम आंसर्स चेक करें या अभी रुकें 1-2 मिनट? ओके डन, तो चलिए चेक करते हैं जर्नल एंट्रीज़। तो हमने कहा था यहाँ पर 10 जर्नल एंट्रीज़ बन रही हैं,
तो कैसे बन रही हैं? 2 एंट्री तो शेयर पे फाइनल कॉल मंगवाने की बन रही है, फिर 4 एंट्रीज़ हमारे नए शेयर इशू की बन रही हैं, 2 एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट, फिर शेयर होल्डर को ड्यू करेंगे, पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन, और उसके अलावा एक सीआरआर में ट्रांसफ़र होने की और एक प्रीमियम को राइट ऑफ करने की। ठीक है, देखिए आपके सामने एंट्री है, नरेशन है। हाँ जी, जब आप जनरल एंट्रीज़ देख लें तो आप डन कर दीजिएगा, फिर हम बैलेंस शीट देखेंगे। हाँ जी, देखिए बैलेंस शीट। ओके, अब देखते हैं बैलेंस शीट।
इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स बनाना कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो इसलिए हम चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग दिखाएं या फिर सिर्फ उसी डेट की दिखाएं, 31 मार्च 20, दोनों ही करेक्ट रहेंगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में क्यों लिखा है? हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा है, कॉरेस्पॉन्डिंग वाला अमाउंट दिखा रहे थे इसलिए। तो 31 दिसंबर 19 को है 24 लाख का, और अब 31 मार्च 20 को नहीं है, इसलिए यहाँ पर नील है। हाँ जी, शेयर्स के साथ हमेशा हम कॉल्ड अप वैल्यू दिखाएंगे। तो 1,50,000 शेयर्स पर 7 कॉल्ड अप एंड पेड अप है, वो ही दिखाएंगे। तो आयुष, आपने पूछा था नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनेंगे, तो बिल्कुल इस तरीके से बनेंगे जैसे आप देख रहे हो। नंबर ऑफ शेयर्स लिखी, वैल्यू लिखी, और फिर टोटल अमाउंट, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों, और फिर रिजर्व एंड सरप्लस में सारे के सारे हमने रिजर्व्स दिखा दिए। कैपिटल रिडेम्पशन के बाद ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, रिजर्व वर्ड नहीं है। ओके, डन। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है और ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसके अलावा जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, अब वो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, और बाकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ एक क्वेश्चन अभी आप मत करना प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की भी ट्रांजैक्शन आ रही है, तो वो क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो मैं अभी आपको बता देती हूँ कौन सा क्वेश्चन है। एक दो बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं, ये कर लीजिए। कैश को बैलेंस शीट में हमने क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हमारे पास इनिशियली बैलेंस नहीं आ रहा। से पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसमें कैश का ओपनिंग बैलेंस था, तो उसमें हमने फिर फर्दर कैश की चीज़ों को प्लस माइनस कर दिया था। यहाँ पर अब हमारे पास बैलेंस नहीं आ रहा इनिशियली, तो इसलिए हमने कैश को नहीं दिखाया। ठीक है, ओके, सब ने डन कर दिया है। तो देखो, बाकी सब क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक क्वेश्चन अभी नहीं करना। वो क्वेश्चन है प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3। देखो, इलस्ट्रेशंस हमने सारी
प्रैक्टिस करनी है, इलस्ट्रेशन 9 इलस्ट्रेशंस। उसके बाद हमारे आ रहे हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम 1 आराम से कर लोगे आप। प्रॉब्लम 2 जो है इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। देखो पहली इंफॉर्मेशन ये रही 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। फिर ये जो 18,000 है ये नेक्स्ट लाइन में है, मतलब ये ऐसे है 18,000 12% redeemable preference shares of ₹10 each fully paid। फिर 4,000 10% redeemable preference shares of ₹10 each 8 paid up। यानी कि कंपनी के पास 2 कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एट द सेम टाइम प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड। ये वाले जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए हैं ये हैं 12% वाले। तो एट द सेम टाइम 12% प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड। ठीक है, बस इतना सा इसमें ये ध्यान रखना है। फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 भी आप आराम से कर लोगे सॉल्व। प्रॉब्लम 3 अभी आप छोड़ देना, एक बार हम डिबेंचर्स कर लें उसके बाद आप ये प्रैक्टिस कर लेना। प्रॉब्लम 3 में ये वाला एक पॉइंट आ रहा है टू रिडीम 9% डिबेंचर्स बाय मेकिंग ऑफर टू डिबेंचर होल्डर्स टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग्स इनटू इक्विटी शेयर्स। तो ये हम लोग डिबेंचर रिडेम्पशन चैप्टर में करेंगे कि कन्वर्जन हो रहा है तो कैसे होता है। तो एक बार ये जब चैप्टर हम कर लेंगे उसके बाद ये प्रॉब्लम आप कर लेना। फिर इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 है, ये आप कर सकते हो। फिर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बहुत आसान है। मई 19 का आया हुआ क्वेश्चन है 10 मार्क्स। और देखो बिल्कुल ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। टू सेल इन्वेस्टमेंट्स, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम बैंक बैलेंस, टू इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ईजीली हो जाएगा। जर्नल एंट्री बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। फिर उसके बाद नवंबर 18 थ्योरी क्वेश्चन है। फिर मई 18 10 मार्क्स। ये ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरह है ये। तो ये भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक बार लास्ट में फिर से देख लीजिए पूरे चैप्टर में कहीं कोई डाउट हो। ऑल क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। क्लियर है, ओके। तो फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।